सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में हम बात कर रहे थे किसी ध्रुवित गोले के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में हमने कुछ वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी या कुछ बातें हमने निकाली थी। हमने कहा था कि भाई किसी ध्रुवित गोले के अपर हेमिस्फीयर में, है ना, अपर हेमिस्फीयर में 0 से π/2 तक जो चार्ज था वो कितना था, चार्ज पॉजिटिव चार्ज था प्लस पाई PD और वैल्यू थी r², है ना। PD मतलब ये मेंशन कर रहा था किसको, पोलराइजेशन डेंसिटी को मेंशन कर रहा था या व्यक्त कर रहा था किसको, ध्रुवण घनत्व को व्यक्त कर रहा था, ठीक है। और कैपिटल R जो है, कैपिटल R हमारे पास व्यक्त कर रही थी क्या, जो भी हमने गोला लिया था उस गोले की त्रिज्या को, ठीक है। इसी तरीके से लोअर हेमिस्फीयर में हमने कहा कि लोअर हेमिस्फीयर के अंदर यानी π/2 से लेके कहां तक, पाई तक, लोअर हेमिस्फीयर में जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आएगा, माइनस वैल्यू आ गई पाई PD r²। और हमने कहा कि भाई यदि कुल आवेश यदि हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल चार्ज यदि हम कैलकुलेट करें कुल आवेश, तो कुल आवेश आ गया था पाई PD r² माइनस पाई PD और वैल्यू आ गई r², या टोटल चार्ज कितना आ गया था, 0 आ गया था। तो हमने कहा कि भाई एक ध्रुवित गोला जो है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, जिसके अपर हेमिस्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होगा और लोअर हेमिस्फीयर में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगी। ध्रुवण घनत्व की जो परिभाषा थी, डाइपोल पोलराइजेशन डेंसिटी की जो परिभाषा थी वो हमने कही थी, ध्रुवण घनत्व इक्वल्स टू वैल्यू आ गई द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन वैल्यू आ गई आयतन। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या, ध्रुवण घनत्व और गुणा वैल्यू आ गई आयतन। ध्रुवण घनत्व इक्वल्स टू द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन वैल्यू आ गया आयतन। इसका मतलब देखो द्विध्रुव आघूर्ण कितना बना, द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ध्रुवण घनत्व और गुणा वैल्यू आ गई आयतन, है ना। इसका मतलब जो वैल्यू बनी वो वैल्यू कितनी बन गई, देखो तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, ध्रुवण घनत्व आ गया 4/3, आयतन कितना बना 4/3 पाई r³ और इंटू वैल्यू आ गई P और D। तो हमने कहा कि कुल आवेश शून्य होता है, ध्रुवित गोला जो है वो एक समान विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इतना होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ध्रुवित गोले के कारण किसी प्रक्षण बिंदु के ऊपर विद्युत विभव कितना होगा और विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात तो हम कैलकुलेट करें क्या, विद्युत विभव कैलकुलेट करें। तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी प्रक्षण बिंदु के ऊपर जो विद्युत विभव है उसका फॉर्मूला हमने डेरिवेशन पढ़ा था, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं कहूं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि V इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना होता है, K आ गया, P आ गया, कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई r², है ना। हमने केस क्या ले लिया, केस हम ले लिया कि स्मॉल r वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन r है। इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो प्रक्षण बिंदु है वो कहाँ स्थित है, वो ध्रुवित गोले के बाहर स्थित है ना। तो स्मॉल r इक्वल्स टू ग्रेटर देन कैपिटल, सॉरी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, या मैं इसको क्या कह दूं 1 अपॉन वैल्यू आ गई 4πε0 आ गया और ऊपर वैल्यू कितनी आ गई P कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई r²। इसका मतलब देखो विभव या पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आ गई P कोस थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 4πε0। P की वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ, P की वैल्यू पुट कर दें, देखो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ गई 4/3 पाई r³ और वैल्यू आ गई PD कोस थीटा और अपॉन वैल्यू आ गई 4 पाई
एप्सिलॉन 0 वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना आ गया 4 से, तो 4 कैंसिल हो गया, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, पाई भी कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास पी डी आ गया, पोलराइजेशन डेंसिटी, वैल्यू आ गई आर क्यूब, वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पोलराइज्ड स्फीयर एट एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, है ना, कैन बी डिफाइंड एज, फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, V इक्वल्स टू वैल्यू आ गई P आ गया, D आ गया, वैल्यू आ गई R क्यूब, और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 और वैल्यू आ गई R स्क्वायर। अब यदि देखो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, अब यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कहते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू कितना होता है, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया R और थीटा, हमने पहले भी डिस्कस किया था इस बात को, R कैप ई आर प्लस में वैल्यू आ गई थीटा कैप और वैल्यू आ गई ई थीटा। ठीक है, ई आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रेडियल कंपोनेंट माइनस में डेल्टा V अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर, और ई थीटा कितना आया -1 अपॉन आर और वैल्यू आ गई डेल V अपॉन वैल्यू आ गई डेल थीटा। इसका मतलब R के कोरस्पॉन्डिंग इसका डिफरेंशिएट करें तो कितना बनेगा, R रेज़ टू पावर -2, तो माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, ट्वाइस पी डी, वैल्यू आ गई R क्यूब, वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर, यानी वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 वैल्यू आ गई R क्यूब। ठीक है, थीटा के कोरस्पॉन्डिंग करें तो कितना है कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा कितना बनेगा माइनस साइन थीटा, तो वैल्यू कितनी बनेगी P आ गया, D आ गया, वैल्यू आ गई R क्यूब आ गया, और वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 और वैल्यू आ गई R क्यूब। यानी रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, रिजल्टेंट या परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, E इक्वल्स टू वैल्यू आ गई R कैप, वैल्यू आ गई ई आर प्लस थीटा कैप और वैल्यू आ गई ई थीटा, या परिणामी विद्युत क्षेत्र में लिखना चाहूँ तो वैल्यू क्या बनेगी आर कैप, ई आर का मान कितना है, वैल्यू आ गई ट्वाइस पी डी, वैल्यू आ गई आर क्यूब कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 वैल्यू आ गई आर क्यूब प्लस में वैल्यू आ गई थीटा कैप, और ई थीटा कितना बना पी डी, वैल्यू आ गई आर क्यूब साइन थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 और वैल्यू आ गई आर क्यूब। या और भी यदि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ई की वैल्यू कितनी बनी, ई की वैल्यू आ गई कितना बन गया, वैल्यू आ गई पी डी आर क्यूब अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0, आर क्यूब तो कॉमन निकाल लें, अंदर कितना बचेगा आर कैप आएगा और इंटू वैल्यू आएगी ट्वाइस कोस ऑफ थीटा प्लस में वैल्यू आ गई थीटा कैप और इंटू वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा, है ना। तो अगर रिजल्टेंट कंपोनेंट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इससे तो ई इक्वल्स टू क्या ले सकता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो अंडर रूट में वैल्यू आ गई ई आर स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई ई थीटा स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कौन सी कंडीशन में, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट था वो पोलराइज्ड स्फीयर के कहाँ स्थित था, उसके बाहर स्थित था। कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस तरीके से। अब यदि मैं कह दूं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यदि इसके अंदर स्थित हो, है ना, अगर मैं कह दूं कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर स्थित है, उस पहले सरफेस का केस हम ले लेते हैं ना, तो दूसरा केस मैं कह दूं कि भाई कहाँ अवेलेबल हो, सरफेस पर हो, सरफेस पर मतलब स्मॉल आर इक्वल टू वैल्यू कितनी बनी कैपिटल आर, इसका मतलब वी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी वैल्यू कितनी बनी देखो पी डी आ गया और वैल्यू आ गई आर क्यूब आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, ठीक है, या पी डी आ गया और वैल्यू आ गई आर कोस ऑफ थीटा अपॉन वैल्यू आ गई 3 ऑफ एप्सिलॉन 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के ऊपर कितना बना, वैल्यू आ गई पी आ गया डी आ गया अपॉन वैल्यू आ गई 3 एप्सिलॉन 0 आ गया, और दूसरी बात z इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू आ गई आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, z आ गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट द सरफेस ऑफ पोलराइज्ड स्फीयर। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो सिंपली यहाँ वैल्यू लिख दूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो मैं क्या कह दूं, ये तो आ गया विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, और अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें
इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो तो वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आगे देखो P आ गया, D आ गया, अपॉन वैल्यू आगे 3ε0, r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर वैल्यू आगे अंदर कितना बना, वैल्यू आगे r कैप आ गया, वैल्यू आगे ट्वाइस कोस ऑफ थीटा प्लस वैल्यू आगे थीटा कैप और वैल्यू आगे साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो दूसरा केस हमने निकाल लिया कब, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहाँ हो, पोलराइज स्फीयर के सरफेस पे हो। ठीक है, तीसरा केस हमें कैलकुलेट करना है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पोलराइज स्फीयर के अंदर हो, है ना। तो थर्ड केस और हम कैलकुलेट करें, थर्ड केस हम कह रहे हैं कि जब अपने पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पोलराइज स्फीयर के अंदर हो, है ना। तो थर्ड केस आ गया हमारे पास, जो स्मॉल r क्या हो, लेस देन r हो। तो अगर स्मॉल r लेस देन r है तो हमने क्या कहा कि भाई पोलराइज स्फीयर विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस उसका रिजल्टेंट चार्ज कितना है, 0 है। तो इसका मतलब स्फीयर के अंदर कुल आवेश या टोटल चार्ज जो कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब स्फीयर के अंदर हमेशा जो लाप्लास इक्वेशन है वो हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, पढ़ा था हमने लास्ट क्लासेस में, हम कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा लाप्लास इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये बात हमने डिस्कस की थी जब हमने लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। तो इसका मतलब हमेशा लाप्लास इक्वेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोई कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम बात करते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या चालक गोले को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है, उसके अंदर आवेश हमेशा कितना होता है, 0 होता है ना। तो अंदर आवेश 0, इसका मतलब अंदर हमेशा जो आवेश है वो क्या करता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि लाप्लास समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर आवेश निकालने, चाहे उसके केंद्र पर आवेश निकालने, आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर उपस्थित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर या उसके केंद्र पर विभव का मान है हमेशा चालक गोले के पृष्ठ पर उपस्थित विभव या पृष्ठ पर जो विभव होगा उसके तुल्य होगा। इसका मतलब किसी भी इंटरनल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है हमेशा सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके बराबर होती है। इसका मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, V इक्वल टू वैल्यू आ गई PD आ गया और वैल्यू आ गई Z आ गया और वैल्यू आ गई अपॉन वैल्यू आ गई 3ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि मैं बात करूं सिर्फ Z पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब, स्मॉल r लेस देन r के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। यानी वैल्यू कितनी बनी देखो, माइनस वैल्यू आ गई PD अपॉन वैल्यू आ गई 3ε0। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, डायरेक्शन से यदि मैं इसकी मेंशन करूं तो E इक्वल टू वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई PD अपॉन वैल्यू आ गई 3ε0। इसका मतलब क्या हुआ कि पोलराइज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल जो पोलराइजेशन डेंसिटी है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि Z डायरेक्शन में है तो जो पोलराइज स्फीयर को यदि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में है तो पोलराइज स्फीयर जो एक डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, -Z डायरेक्शन में होगा, है ना। यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन डेंसिटी होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने यही कहा था ना, देखो अपर हेमिस्फीयर के अंदर चार्ज कितना था, +पाई PD r², लोअर हेमिस्फीयर में कितना था, -पाई PD r²। तो ऊपर तो कितना बना, पॉजिटिव बना, और नीचे कितना बना, नेगेटिव बना। और हमने कहा पोलराइजेशन डेंसिटी किधर है, नीचे से ऊपर की ओर। अगर अपर हेमिस्फीयर में पॉजिटिव है, लोअर हेमिस्फीयर में अगर नेगेटिव है, तो जो चार्जेस होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर पोलराइजेशन डेंसिटी अगर Z डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, -Z डायरेक्शन में होगा। तो आज हमने बात की किसी ध्रुवित गोले के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में, और उसके हमने एक्सप्रेशंस कैलकुलेट किए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर इस पोलराइज स्फीयर को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो रिजल्ट्स हमारे पास किस तरीके से वेरी करते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।